आप कह रहे हैं कि हम शिक्षकों का सम्मान करते हैं, शिक्षकों को ये दे देंगे, ये कर देंगे। इतना महत्वपूर्ण निर्णय आप लोग ले रहे हो, उसमें संगठन को सम्मिलित नहीं कर रहे हो, शिक्षकों की भावना सम्मिलित नहीं कर रहे हो। केवल 100-150 लोगों के लिए 25,000 लोगों के हितों की बलि दे रहे हो। तो हमारे पदोन्नति के लिए तो हर बार बोल रहे हैं कि न्यायालय में क्या है, आपका ये सीनियरिटी में विवाद चल रहा है। तो एक्ट भी न्यायालय है, एक्ट भी न्याय है भाई। उस एक्ट को छिन्न भिन्न करके केवल अपने लोगों को देहरादून ला रहे हैं कि अगर इसमें कुछ शंका होगा या कुछ गलत होगी तो ये माननीय न्यायालय का अधीन मान। नमस्कार, पहला दगड़ियों में पंकज औथेर, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में आपदा आई है, चमोली में न्यूज है, खबर है, कई लोग लापता हैं, खोजने का अभियान चल रहा है। और जो लोग जो इलाके तबाह हो गए थे उन्हें एक बार फिर से दोबारा शुरू करने की कोशिश दूसरी तरफ चल रही है, जैसे देहरादून का इलाका और तमाम इलाके हैं। लेकिन इन सब के बीच कल एक तस्वीर देहरादून में देखने को मिली दोस्तों। देहरादून में शिक्षक सड़क पर थे और कूच कर रहे थे वो सीएम आवास तक। उनकी कुछ मांगे हैं, उन मांगों को लेकर हम लोगों ने उस पर सवाल भी किया था, एक चर्चा भी की थी और रिपोर्ट लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रदेश के शिक्षक क्यों मजबूर हो गए वह सड़क पर आने के लिए। ऐसी क्या मांगे शिक्षकों की हैं, ये सब जानना हर कोई चाहता है कि शिक्षक ऐसा क्यों कर रहे हैं और सरकार उनकी मांगों को क्यों नहीं मान रही है। लेकिन उन सब बातों का जवाब देगा ये जानने और समझने के लिए। और एक और बात, वो बात ये कि हाई कोर्ट गया हुआ ये मसला और हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। एक सुनवाई में हाई कोर्ट ने कहा है, वो आपको बता देता हूँ, जिसमें ये उत्तराखंड हाई कोर्ट के प्रदेश के एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदोन्नति के मामले पर एक याचिका दायर की गई थी। उस याचिका की सुनवाई हुई है। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार से कहा कि वरिष्ठता के आधार पर इनकी एक प्रमोशन लिस्ट बनाकर याचिकाकर्ता को 22 सितंबर तक उपलब्ध कराएं। आपको बता दूं कि अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी, ये तारीख है। लेकिन ये मसला सिर्फ इतना भर है या फिर कुछ और मांगे और बातें इसमें हैं, वो जानने की मैं कोशिश करूंगा। मेरे साथ जुड़े राम सिंह चौहान जी, स्वागत है आपका। प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय शिक्षक संघ के। धन्यवाद, प्रणाम लौतरा जी। कल का प्रदर्शन आपका जबरदस्त तरीके से था बचवान साहब, और जी देखी, काफी उग्र शिक्षक दिखाई दिए। शिक्षक तो नर्म होते हैं वैसे, लेकिन इतने आक्रोशित और इतने उग्र शिक्षक क्यों हो गए बल? और दूसरा ये कि हाईकोर्ट में एक सुनवाई आज हुई है जिसमें राज्य सरकार को आदेश दिया गया है। इन दोनों मामलों को लेकर क्या कहेंगे आप? अब पहले तो मैं अपने जो मीडिया है उसका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। और थोड़ा आज एक दुखद घटना हमारे यहाँ हुई है। जो आप पंकज पंवार जी थे, उनके धर्मपत्नी जी का निधन भी हो गया, वो आकस्मिक दुर्घटना। तो थोड़ा ऐसा अजीब सा माहौल है। लेकिन कल जो मीडिया ने बहुत अच्छा कवरेज आपके चैनल ने दिया, तो मैं राजकीय शिक्षक संगठन की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि शिक्षक उग्र, शिक्षक बहुत नरम होता है, तो मैं आपको अवगत करा दूं कि इतना अंदर से वो परेशान हो चुका है कि इतनी विषम परिस्थितियों में भी सारे रास्ते बंद थे और 17-18 किलोमीटर पैदल चलकर आपके पिथौरागढ़ होगा, चंपावत हुआ, बागेश्वर हुआ, चमोली हुआ, उत्तरकाशी, जो बहुत ही दूरस्थ जनपद हैं हमारे, और जो जनपद टिहरी हमारा वो तो पूरा कट गया था। आपका जो ऋषिकेश से रास्ता वो भी बंद हो गया था, जो मसूरी से दोनों तरफ से बंद हो गया था। लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षकों के यहाँ पहुँचना निश्चित रूप से सरकार को भी सोचना चाहिए, और जो जिम्मेदार लोग उत्तराखंड के हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि इनकी कितनी अंतर्पीड़ा होगी कि मौत को हथेली में रखकर और न्याय की गुहार के लिए राजधानी में पहुँचे। तो निश्चित रूप से बहुत सोचनीय विषय है और चिंतनीय विषय भी है। लेकिन करें क्या, रोएं भी तो किस पे रोएं, किसी को हमारी आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही। बड़ी मुश्किल से शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया। जो हमारे विभागीय अधिकारी हैं या मंत्री जी हैं, उन्होंने किसी तरह कोई संज्ञान नहीं लिया। और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी भी व्यक्त कर रहे थे कि इतनी विषम परिस्थिति में शिक्षक यहाँ पे आए, इस भीड़ में आए हैं, तो ऐसा क्या कारण है। और उन्होंने एक बैठक भी की और बहुत जल्दी हमें आश्वस्त किया है कि इसका निस्तारण किया जाएगा। और जो सचिव, हमारे कार्मिक सचिव हैं बगोली साहब, उनकी अध्यक्षता में बहुत तुरंत बैठक के आदेश भी दे कि तत्काल इन पर निर्णय लें और मुझे अवगत कराएं। अगर कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो फिर मेरे साथ बैठे, फिर मैं समाधान ढूंढूंगा। खैर जो भी रहा, लेकिन शिक्षकों ने
एक हलचल तो उत्तराखंड के अंदर पैदा कर दी कि अगर हमें उपेक्षित करोगे तो जब इतनी बरसात, भारी बरसात के बावजूद भी 10-12 हजार शिक्षक जमा हो गए, अगर मौसम साफ रहा और इसी तरह हर धर्मता रही, इसी तरह हमारी उपेक्षा की गई, तो मैं नहीं जी, समझता हूँ कि देहरादून के अंदर कहीं जगह मिलेगी जिस दिन पूरा शिक्षक देहरादून पहुंचेगा। निश्चित रूप से अगर इन्होंने नहीं माना तो निश्चित रूप से पहुंचेगा। अ, और यही कारण मनी, ये तो मैं आपसे भी, जितने भी हमारे न्यूज चैनल हैं सभी से कहूँगी, देखो कितना उपेक्षित है, कितना आक्रोशित है, कितनी पीड़ा होगी उस शिक्षक की। ये तो अलग बात हो गई, आंदोलन वाली बात होगी। दूसरी बात में जो आपने मेरे से प्रश्न किया कि हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, तो मैं आपको अवगत करा दूं कि 18 तारीख से हमारा आंदोलन गतिमान था। हमने धीरे धीरे हर प्रकार के कहीं छात्र प्रभावित न हो, हम छुट्टी के दिन ही आंदोलन करें, ये रणनीति हमने बनाई थी। और किंतु उसके बावजूद भी एक कुचक्र, मैं सरकार को कहूँगा, कहीं ना कहीं सरकार उसमें इन्वॉल्व थी, हमारा विभाग उसमें इन्वॉल्व था। और इन्होंने एक जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में लगाई थी कि शिक्षक पढ़ा नहीं रहा है, तरह तरह की बातें उस पर रखी थी, बहुत सारे प्रश्न संगठन पे उठाए थे। और ये समझ लो कि हमारी नियति या नीति अगर नेक थी, तो जो माननीय न्यायाधीश महोदय हैं, जो आज जिन्होंने ये आदेश किया, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर तुम 10 साल से शिक्षक का प्रमोशन नहीं कर रहे हो, 20 साल शिक्षक को दुर्गम में हो गए, तो आप तो उनका सामाजिक जीवन भी प्रभावित कर रहे हैं और आर्थिक जीवन भी प्रभावित कर रहे हैं। और फिर जी, उन्होंने वो जो इनकी आज जनहित याचिका थी उसे खारिज कर दिया था और कहा था कि मैं 12 तारीख को जितने भी जिनसे पदोन्नति माने बाधित हो रही है और स्थानांतरण प्रक्रिया बाधित हो रही है, मैं उन पर सुनाई करूंगा। लेकिन उस दिन भी 12 तारीख को आधे दिन की बेंच थी, तो तारीख फिर 25 तारीख को लग गई। 25 तारीख को लगी तो उस बीच इन्होंने किसी तरह, न सरकार ने प्रयास किया कि हमसे बातचीत करें, न शासन ने किया, न विभाग ने किया। तो हमने निर्णय लिया कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस भी था, और विश्वकर्मा भगवान जिन्होंने इस सृष्टि का नक्शा बनाया, उनका उनकी उनके उसमें अवकाश था, पूरे उत्तराखंड में हमारा अवकाश था, तो हमने वो दिन चुना, क्यों ना हम अपनी ताकत सरकार को दिखाएं। और जैसे ही भीड़ सरकार ने देखी, सरकार ने क्या, हमारे विभाग में कह सकता हूँ, माननीय जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने, जब उन्हें अंदाजा नहीं था, उन्होंने बहुत कोशिश की हमारे आंदोलन को बाधित करने के लिए। बैरिकेड लगाते थे, चिनैल शॉट में लगाते थे, आपके मुनि की रीति में लगाते थे, हरिद्वार वाला रास्ता, गाड़ी को रोक रोक के पूछा जा रहा है कि आप शिक्षक हैं, आपके लिए मना कर रखा है। अरे बाई नेम, देखो कितना दुर्भाग्य है कि एक तरफ वार्ता की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, वार्ता का न्योता दे रहे हैं, दूसरी तरफ बाई नेम जितने भी हमारे जनपद अध्यक्ष हैं, मेरा स्वयं नाम लिख के कह रहे हैं कि नहीं, किसी भी दशा में देहरादून ना आने दे, क्योंकि इनसे शांति भंग की आशंका है। तो शांति भंग की आशंका, हम कोई गुंडे बदमाश थोड़ी हैं, हम शिक्षक हैं, नम्रता हमारा गहना है, और हम जो भी कार्य करते हैं बड़ी नम्रता से, बड़ी सरल से करते हैं। तो लेकिन फिर भी इनकी नहीं चली, और शिक्षक इस विषम परिस्थिति में यहाँ पहुंचा। तो जैसे इन्होंने भीड़ देखी, तो जो जी, हमारे महाधिवक्ता जी हैं, उन्होंने वहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय में न्यायाधीश जी के सामने अपनी हो रखी होगी कि बहुत माहौल खराब हो रहा है, हमारी जो 25 तारीख सुनाई होनी है वो आज रखी जाए। अब सुनाई तो रख दी। सबसे बड़ी दिक्कत महाधिवक्ता जी, मैंने सरकार की जो सबसे बड़ी कमजोरी है, ये बोल रहे हैं कि शिक्षक कोर्ट में है। अरे शिक्षक कोर्ट में है तो किस कारण कोर्ट में है, उसका समाधान कौन ढूंढेगा? वो काम विभाग का होता है, सरकार को होता है, शासन का होता है। ये रोज तारीख तो लग रही है उस पर, लेकिन सरकार की कोई ठोस पैरवी है ही नहीं। कभी भी इन्होंने जी, पैरवी नहीं की। इन्हें पता नहीं कि क्यों बाधित है, क्योंकि जरूरत महसूस नहीं करते। ये तो भेड़ बकरियों की तरह इन्होंने शिक्षकों को मान लिया। जिस प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, इस राज्य निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षकों की रही, और उस शिक्षकों को इन्होंने कितना उपेक्षित है कि ये जरूरत महसूस नहीं करते हैं कि अगर मुझे कोर्ट में जाना है, जिससे सीनियरिटी बाधित हुई है, तो मैं तैयारी करके जाऊं। तो देखो, इनके दांव ठीक इन्हीं पे उल्टे पड़ रहे हैं। इन्होंने जनहित याचिका लगाई, माननीय न्यायाधीश ने, हमारा पक्ष वहां पे मजबूत हो गया उसकी वजह से कि क्यों, क्या है, क्या बाधित है, मैं उसे सुनूंगा। कल भी इन्होंने कुछ ये था कि आंदोलन खत्म हो जाए, इस तरह जो हमें सुनने में आया हुआ, हमारे वकील वहाँ पे किए हुए हैं हमने, तो जी, कल भी ये वैसे चले गए कि केवल हमें वो दे दो जी, पदोन्नति की आज्ञा दे दो। तो माननीय न्यायाधीश ने बताया
कि बिना तैयारी के आप क्यों आए। बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा अगर आप इस पे 3 दिन के अंदर अनंतिम सूची जो ज्येष्ठता सूची है उसे यहाँ पे लाएंगे, जो प्रोविजनल जो आपने वो बनाई है ज्येष्ठता सूची बनाई है 3 दिन के अंदर जमा करें और 25 तारीख को मैं इस पे सुनाई करूंगा। तो नेटवर्क हो रहा है, सुनाई करूंगा। कहीं ना कहीं हम भी प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि चलो इन लोगों ने तो हमें कभी संज्ञान लिया, इन्होंने तो भेड़ बकरी की तरह हमें हाँका, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने और जो न्यायाधीश महोदय हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षकों के जो दुख है, शिक्षकों जो कष्ट है उन्हें महसूस कर रहे हैं, और हमें भी 25 तारीख का बहुत बेसब्री से इंतजार है। जी, तो एक तरफ आपने भी कहा और सरकार भी कहती है कि ये मामला कोर्ट में है, विचाराधीन है, इस पर बात नहीं होनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। मैं सरसरी निगाह से आपके जरिए जानना चाहूंगा कि वो प्रमुख मांगे हैं जो बहुत जरूरी हैं, जो आप चाहेंगे कि सरकार सबसे पहले उन मांगों को माने या फिर वो पॉलिसी में शामिल किया जाए, वो कौन सी ऐसी मांगे हैं? अब सब मांगे तो एक साथ ना। कोर्ट तो सरकार का पूर्ण बान है, सरकार चाहे क्या नहीं कर सकती है। जब कश्मीर में 370 हट सकती है, अयोध्या में राम मंदिर बन सकता है, तो एक छोटी सी बात, पहले भी प्रमोशन, पहले भी बहुत से वाद न्यायालय में थे और जो न्यायालय के अधीन हमारी पदोन्नति हुई है, लेकिन अगर मनसा साफ हो, नियति साफ हो तो तब ना, वो खाली बहाना है। हकीकत तो ये है कि इन्होंने सोचा शिक्षक कुछ नहीं है। हाँ, कल इन्हें पता चला कि हाँ शिक्षक बहुत कुछ है, क्योंकि एक समय मैं आपको बता दूं रौतेला साहब कि उत्तराखंड के जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मैं 20 साल से संगठन में हूँ, जब वो हमारे उसमें आती थी, सभाओं में आते थे, तो मन से कहते थे कि सरकार का रास्ता शिक्षकों के गलियारे से होके जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ शायद जो वर्तमान, मैं पूरी सरकार को कहूँ कि केवल अपने शिक्षा मंत्री जी को कहूँ, शायद ये बहुत ज़्यादा, ये तो कुछ गलतफहमी इन्हें होगी कि शिक्षक कुछ नहीं, इन्हें डंडे के बल पे हाँक लिया जाता है। लेकिन कल जो शिक्षकों का जो हुजूम यहाँ पे उमड़ा, तो शायद गलतफहमियाँ भी दूर हो गई होंगी कि आदमी एक बार बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, 2 बार बनाया जा सकता है, हर बार उसे ऐसी मीठी गोली देते रहेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ संभव है। तो एक खाली बहानाबाजी है जो कि ऐसा है ऐसा है। और हमारी इसमें वर्तमान में हम, वैसे तो हमारी स्वयं, मैं आपको बताऊं तो दुखड़ा कैसे बताऊं आपको, आप जब मैं चुन के आया था तो स्वयं माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमें बुलाया था और कहा था कि मैं 90 या 100 दिनों के अंदर आपकी सारी मांगें पूरी कर दूंगा, और सारा अखबार में बहुत बड़ा बड़ा छपा था। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि मैं समझता हूँ इतनी हाई प्रोफाइल बैठकें संगठन की कभी किसी संगठन की नहीं होगी जिस तरह राजकीय शिक्षक संगठन की हुई, जिसमें आपके चीफ सेक्रेटरी जो आनंद वर्धन जी हैं हमारे, वो मौजूद रहते थे, हमारे जवालगर साहब जो वित्त सचिव हैं वो मौजूद रहते, हमारे जो बगोली साहब हैं कार्मिक सचिव वो मौजूद रहते, सचिव शिक्षा रमन साहब मौजूद हैं, हमारी डीजी अपर सचिव सब मौजूद हैं, विभागीय अधिकारी मौजूद हैं, माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक होती है, एक बार नहीं कई बार, और कमरे के अंदर बिल्कुल तय होता है कि शिक्षकों में मांगे जायज हैं, बिल्कुल तय होता है कि हम तुरंत इस पर संज्ञान लेंगे, लेकिन जैसे ही 2-3 दिन होते हैं वो मांगे गायब हो जाते हैं, वो संज्ञान भी गायब हो जाता है, फिर दूसरी बैठक बुलाओ जी। थक गए थे हम। मैं सच बताऊं आपको कि इस 2 साल में इतनी ज्यादा बैठक हमारी हो गई कि मैंने 20 साल में इतनी बैठकें नहीं की होंगी। सरकार पता नहीं कितने सचिवों के साथ मेरी बैठकें हो गई, कितने पूर्व माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ मेरी बैठकें हो गई, लेकिन ऐसी बैठकें मैंने कभी नहीं देखी जैसे इस समय ये। और ये मैं तो कल मुख्यमंत्री जी को कहा, बहुत स्पष्ट रूप से कहा, मैंने कहा आप एक बार कह दो कि हमें शिक्षकों से कोई वार्ता नहीं करनी है, हम शिक्षकों की कोई मांग पूरी नहीं करनी है, मुझे खाली एक बार बता दो कि शिक्षकों का अपराध क्या है। ये मेरे स्टेटमेंट थे मुख्यमंत्री जी के सामने। वो थोड़ा स्वयं वो थे कि ऐसा कुछ नहीं, आप कभी मिल के आ सकते हैं, मैं तो बहुत सम्मान करता हूँ गुरुजनों का है, तो मैंने सम्मान करते हैं तो अब रास्ता आप ढूंढें, मैं तब मानूंगा सम्मान ये रास्ता अगर आप ढूंढते हैं। कल उन्होंने आश्वस्त किया, तब देखते हैं, क्या पता ये भी अगर पूर्व की बैठक की तरह होगा तो फिर हम भी अगला कदम उठाएंगे। आंदोलन हमारा भी चल ही रहा, हमने आंदोलन बंद नहीं किया, जो हमने कार्य बहिष्कार केवल हम बच्चों को पढ़ाएंगे, बाकी जितने भी अतिरिक्त कार्य हैं, अतिरिक्त ड्यूटियां, हम कतई उसे नहीं करेंगे। मूल रूप से हमारी जो मुख्य मांग थी, जो केवल 2 पदोन्नति के पद होते हैं हमारे, एक हेडमास्टर और एक प्रधानाचार्य, और उस औरों की तो 5-5 पदोन्नति होती है, और शिक्षकों की केवल 2 पदोन्नति है, और उस पदोन्नति में भी डाका डाला जा रहा है। हमारी जो प्रधानाचार्य भर्ती है, पता नहीं उसके पीछे कौन सा उद्देश्य है, उसने 50% भर्ती को हम
विभागीय भर्ती से भरेंगे जी। अरे भैया, विभागीय भर्ती से अगर आपकी नेक नियति साफ है तो नए बच्चों को लगा दो। मैं तो बोल दिया, जो हमारे नए बच्चे हैं, हमारी बेरोजगारी मिटेगी भाई। एक तरफ आप बोल दो कि हमारा व्यय भार बढ़ रहा है, वित्त की वो है, उसमें स्पष्ट रूप से आपके वित्त और कार्मिक ने उसमें ऑब्जेक्शन किया है कि नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकती, एलटी हम सम्मिलित ही नहीं कर सकते। दूसरी तरफ ऐसा क्या हो गया उस पर, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे कि बातचीत कर लेनी चाहिए थी पहले, ऐसी इतनी जल्दबाजी से बातचीत करो, ठीक, बिना हमारे विश्वास में लेके भी संगठन को विश्वास। आप कह रहे हैं कि हम शिक्षकों का सम्मान करते हैं, शिक्षकों को ये दे देंगे, ये कर देंगे, इतना महत्वपूर्ण निर्णय आप लोग ले रहे हो, उसमें संगठनों को सम्मिलित नहीं कर रहे हो, शिक्षकों की भावना सम्मिलित नहीं कर रहे हो, केवल 100-150 लोगों के लिए 25,000 लोगों के हितों की बलि दे रहे हो। तो हमारा मेन जो मुख्य मुद्दा है कि वो 50% जो सीधी भर्ती को दिए जा रहे हैं उन्हें हर हालत में निरस्त किया जाएगा। अगर निरस्त नहीं करेंगे हम तब तक आंदोलन करते रहेंगे। दूसरा हमारा कि पदोन्नति, जो 100% पदोन्नति के पद हमारे 2017-18 से जो बाधित है उसे तत्काल किया जाए। कोई बात नहीं, माननीय न्यायालय में मान अगर कोई निर्णय है तो पूर्व में आपने देखा होगा अक्सर जो भी पदोन्नति होती है उसके नीचे एक लाइन जरूर लिखी होती है कि अगर कुछ इसमें मानी कुछ शंका होगा या कुछ गलत होगी तो ये माननीय न्यायालय के अधीन मानी जाएंगी। बहुत सारी सचिवालय के सारे जितने भी हमारे सेक्रेटरी वगैरह हैं, जब इनकी पदोन्नति वहाँ लिखा जाता है, हमारी पहले हुई, ऐसा हुआ था जब मैं पहले अध्यक्ष था, इसी समय हो रहा है ऐसा। तीसरा हमारा मेन स्थानांतरण है कि 20-20 साल, मैंने पहले भी कहा था जब पिछली बार आपसे मैं यहाँ डिबेट हुई थी, 20-20 साल शिक्षकों को दुर्गम में हो गए, 25-25 साल केवल जो बस वही हैं चारों तरफ भजन कीर्तन करने वाले हैं, उन्हीं लोगों के लिए पता नहीं कौन सी नीति के तहत एक तरफ तो ये बोलते हैं एक्ट बना दिया हमने, है हम एक्ट का उल्लंघन नहीं करते। देखो हमारे पदोन्नति के लिए तो हर बार बोल रहे हैं कि न्यायालय में क्या है, आपका ये सीनियरिटी में विवाद चल रहा है, तो एक्ट भी न्यायालय, एक्ट भी न्याय है भाई। उस एक्ट को छिन्न भिन्न करके केवल अपने लोगों को देहरादून ला रहे हैं। और जो शिक्षकों के लिए जो 20 से 25 साल से जिसका कोई सुनने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, जिससे अपेक्षा कर रहे हैं कि जहाँ छत नहीं है, कुर्सियाँ नहीं, वो 100% रिजल्ट दे, जहाँ उसके लगातार कहीं बीएलओ में ड्यूटी लगा रहे, जरी तरह तरह के कार्यक्रमों में उसे व्यस्त करा जा रहा है, रिजल्ट खराब हो रहा है, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और अपेक्षा तो उसे बड़ी कर रही है, लेकिन वो 20 या 25 सालों में एक ही जगह पे सड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जो स्थानांतरण प्रक्रिया सब विभागों में स्थानांतरण हुई है, केवल शिक्षा विभाग है जहाँ स्थानांतरण नहीं हुए। किसके नहीं हुए? जिनके कोई सुनने वाला नहीं। बाकी तो मैं समझता हूँ कि आप डेली वो गुपचुप से एक आध तो हो ही रहे हैं, एक आध तो यहाँ लगातार हो ही रहे हैं। और मैंने पिछली बार भी कहा था, बल्कि मेरे से कई प्रश्न करता, आपने कैसे कह दिया कि 2000 शिक्षक हटे थे? मैंने मेरे से पूछो ना, मैं बताऊंगा, करो मेरे से बात करो, कोई भी करे, मंत्री जी करें, सचिव करें, डीजी करें, मैं बताऊंगा कहाँ है 2000, पूरी खोल दूंगा, पूरी बता दूंगा कि कहाँ है, कौन कौन है। तो ये स्थिति है जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 3 मूल मांगे लेकर हम चले थे, बाकी हमारे जो 34 सूत्रीय मांग पत्र पर समझौता हुआ था, जो छोटी छोटी बातें मान, फिर देखो ना हर जगह न्याय का हवाला देते हैं। मैं आपको बताऊं, माननीय न्यायालय ने हमारे 3 जो चयन प्रोन्नति में वेतन वृद्धि है, जो हमारे तदर्थ शिक्षक हैं उनको पुरानी सेवा का लाभ उसके चयन प्रोन्नति के लिए आदेश कर रखे, दे रहे हैं, लेकिन सबके नहीं दे रहे हैं। तो बताओ यहाँ क्यों नहीं भाई, यहाँ न्यायालय के अधीन क्यों नहीं दे रहे हो आप सबको, जब न्यायालय ने कुछ को क्यों दे रहे हो? तो ये बहुत गड़बड़ झाला है हमारी समझ में। तो मैं बोलता हूँ आपको, मैं 59 साल का आदमी हो गया, 20 साल से संगठन में हूँ, पर ये समझ एक गुत्थियां मेरी समझ में समझ से परे हो गई ना। अरे ये बात मैंने सीएम साहब को बोली कल, मैंने कहा हमारी समझ में आ रही कौन सी चीजें हो क्या रहा है, शिक्षकों के साथ क्यों हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें, बाकी तो बहुत है। जी 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 फिलहाल तो जी मैं ये ठीक है, आपके हैं, बस अब कोर्ट कचहरी का चक्कर भी है, कोर्ट का मसला भी है, सरकार तो तर्क ये दे रही है कि भैया मामला कोर्ट में चलता है, जैसे ही सही होगा। एक 2022 नियमावली का जिक्र आप बार-बार करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा, उसमें क्या-क्या ऐसी चीज़ें हो गई? और दूसरा, ये दुर्गम और सुगम वाला, जब दुर्गम में जो लोग हैं वो सुगम में आएँगे और सुगम वाले दुर्गम में जाएँगे, जैसा आप कह रहे हैं, शायद यही उसका एक वो सार निकल कर आता है कि ट्रांसफर पॉलिसी पारदर्शी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी उसको होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। इन सबको करने में तो शायद कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एक सवाल मेरा और है, इससे पहले भी जैसा आपने कहा कि अभी धामी जी ने आपको आश्वस्त किया है कि आपकी मांगें मानी जाएँगी, इससे पहले भी 2-3 दफ़ा आप लोगों के साथ ऐसी बातचीत हो चुकी है, जहाँ पर आपका आश्वासन हो चुका है, शायद जहाँ तक है
आप कल कह रहे थे कि पहले भी ऐसा हुआ, माना नहीं गया। हाँ, पहले 2022 वाले उसमें दिक्कत क्या हो रही, मैंने आपको एक बार कहा था। असल में इन लोगों ने करा क्या कि कुछ शिक्षकों को यहाँ निदेशालय में अटैच कर दिया था और उन्होंने मनमाने ढंग से उस बरिस्तान में वहाँ पे छेड़छाड़ कर दिया, जबकि ऐसी जो संवेदनशील विभाग हैं उसमें तो मैं नहीं समझता हूँ शिक्षकों को वहाँ अटैच करना चाहिए था। उसमें हो ये रहा है कि जो हमारा सामान्य संवर्ग है उसकी वरिष्ठता तो तय की गई, लेकिन जो महिला संवर्ग है उसकी वरिष्ठता तय नहीं की गई और उससे भी बहुत दिक्कत आ रही, बल्कि अभी थोड़ी देर पहले उससे हुई रही। विभाग का जी, काम है ये ढूंढे। आप पूछ रहे हैं कि उस समय कौन था, किसने किया, कौन आयोग गया। अरे आयोग गए तो हम थोड़ी बताएंगे। इन्होंने तो एक मैं आपको एक अजीबोगरीब घटना बताऊंगा यहाँ की, जिससे भी बहुत विवाद हो रहा है। एक शासनादेश है 2158, उस 2158 को जी, निदेशालय से लेके सचिवालय तक गायब करा दिया गया। जी। सारी विवाद की जड़ वही है भैया। अच्छा, आप लगाओ 56 है, 57 है, 59 है, 60 है, वो हुँ, 58 कहाँ गया। उस संदर्भ में भी हमारी जो मैं मन सूचना आयोग की राज रतुड़ी मैम, तो बल्कि उन्होंने 17 तारीख को बोला था कि इसे फिर से बनाओ। फिर से कैसे बन जाएगा, फिर से कैसे बन गया, वो तो गायब कर दिया गया एक साजिश के तहत, गायब कर दिया गया। वो फिर से उसमें किसी को क्या पता कि उसमें क्या है। हमने कई बार इनसे कहा कि उसमें एफआईआर दर्ज करो, उसने एफआईआर दर्ज नहीं की गई। क्यों सूचना दे दी वैसे पुलिस को, तहरीर दे दी कि हमारा शासनादेश गायब। अगर प्रॉपर उसमें एफआईआर दर्ज हो जाती तब तक वो मिल जाता तो हमारी पदोन्नति का जो ये विवाद हो रहा है कब का सुलझ जाता। तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं इनके। अब मेरे से पूछते रहेंगे, मैं तो पहले कहा मैं तो बहुत बेबाक आदमी हूँ, बहुत कुछ ऐसे रहस्य खुलेंगे, इन्हें बहुत सारी दिक्कतें हुई नहीं कि वो होगी। तो फिलहाल दूसरा वो जो ट्रांसफर की मैंने आपको बात की थी, सुगम और दुर्गम, लेकिन हो कहाँ रहा है। तब मैंने बताया केवल हमारे विभाग है जहाँ ट्रांसफर नहीं हुआ, और सबके हो रहे हैं। बाकी जो इनके अपने वो हैं चहेते हैं, उनके तो रोज ही ट्रांसफर हो रहे हैं। उनके लिए कोई नियम नहीं है, उनके लिए अच्छा, एक्ट तो एक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही, खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। तो वहाँ नहीं है न्याय, वहाँ पता नहीं ये दो तरह के मानक क्यों किए जा रहे हैं। जी, जी। जी। तो फिलहाल तो यही है रोहतला साहब। फिर अब आगे आगे क्या कर रहे हैं आप? आगे क्या करने जा रहे हैं? मेरे एक एक सवाल और था कि वो चलिए वो बीजेपी वाले कभी बैठेंगे या सरकारी कोई नुमाइंदा होगा उससे बात होगी कि जब शिक्षक प्रदर्शन के लिए आ रहे थे तो जगह-जगह जो रोका गया बैरियर वाला मसला वो लेटर एक वायरल हो रहा था। उसको जी, लेकर आप बात कर रहे हैं। आगे की रणनीति क्या रहेगी? कितना वेट आप लोग कर रहे हैं और क्या आगे करेंगे? मुल्क में तो मसला है अब ही है वहाँ। हम अब हम भी कहीं ना कहीं 1 2 25 तारीख पर निर्भर है। वो तो है ही, लेकिन जो 7 दिन माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने हमें दिए हैं कि 7 दिन के अंदर कुछ ना कुछ समाधान इसमें ढूंढा जाएगा, जिसकी जो हमारे कार्मिक सचिव हैं बगोली साहब की उसमें अध्यक्षता होनी है और वो किस किस को हमें उसमें बुलाएंगे। तो 7 दिन तक तो अगर हमारा श्रेष्ठ मुखिया अगर हमें आश्वस्त कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमें विश्वास रखने होगा। लेकिन हमने आंदोलन बंद नहीं किया है, बिल्कुल खाली हम शिक्षाएं कक्षाएं पढ़ा रहे हैं और लगातार जितने भी अन्य कार्यक्रम थे वो सब इनसे प्रभावित हो रहे हैं। तो आगे अगर 7 दिन बाद कोई सीधी भर्ती पर निर्णय नहीं लिया जाता था है, तो फिर से हम ये पुनः एक बहुत बड़ा जो ये जो रैली कल थी हमारी जैसी कल हुई, फिर से हम जी। इसे फिर करेंगे और उसके बाद हमारा जो अंतिम होगा आमरण अनशन हम निदेशालय में करेंगे। जी, चौहान साहब एक उस पर भी थोड़ा-सा और प्रकाश डालिए क्योंकि मसला आपने ना एक गंभीर मसला उठाया है कि शासना आदेश गायब हो गया। ये कहाँ और कब गायब हुआ? आपको तो इस बात की जानकारी होगी कि कब इसको ये गायब कर डेट तो मेरा आज थोड़ा मैं बहुत स्मरण नहीं हो पा रही है। मैं वो कर दूंगा व्हाट्सएप, अगर मैं चाहूँ तो मैं कर दूंगा, आप व्हाट्सएप कर दूंगा। लेकिन ये हुआ क्या कि हमारे यहाँ जो एलटी के लोग, एलटी के कुछ लोगों को तदर्थ पदोन्नति दी गई। अच्छा। तदर्थ पदोन्नति दी तो उसके बाद नर एलटी के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, जैसे हमारे यहाँ एलटी का जो होता है योग्यता होती होती है बीए बीएड या बीएससी बीएड, एमएससी बीएड, एमएससी बीएड होती है लेक्चरर की। तो जी, जब जो बीएससी बीएड हमारा एलटी में लगा था उसने विभाग में रहते हुए एमएससी कर लिया, एमए कर लिया, जी। फिर उसकी पदोन्नति हो गई तदर्थ। तदर्थ उसकी पदोन्नति हुई
और बाद में जब उसे वरिष्ठता दी गई तो हमारे यहाँ वरिष्ठता क्या है कि मौलिक नियुक्ति से वरिष्ठता दी जाती है जिस दिन उसे मौलिक नियुक्ति होगी। अच्छा। उसमें क्या किया गया कि उसे बैक डेट सीनियरिटी से माना 2002 में उसे तदर्थ पदोन्नति हुई, 2002 में उसकी मौलिक नियुक्ति मिली और उसे वरिष्ठता दे दी कम से कम 4 साल पहले की। और उस 4 साल पहले वो व्यक्ति पीजी नहीं था, जबकि लेक्चरर की जो योग्यता है उसे पीजी होना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह दूसरा पक्ष कोर्ट चले गया, उसने कहा जब ये उस दिन पीजी नहीं था, उस पद की अहर्ता नहीं रखता था, तो किस तरह इसे बैकडेट सीनियरिटी दी गई। वही विवाद, मेन विवाद वही है हमारा जो सबसे बड़ा, जो 2158 की मैं बात कर रहा हूँ। और वो कहीं ना कहीं वो 2158 में है, इंगित है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। उसे गायब करने का मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है जी। आप उस व्यक्ति को सीनियरिटी दे रहे हो उस दिन जिस दिन वो व्यक्ति पात्र ही नहीं है, तो निश्चित रूप से दूसरे पक्ष कोर्ट जाएंगे। इसीलिए तो न्याय, इसीलिए तो कोर्ट है। जहाँ गलत होगा और वहाँ बोल रहे हैं कि हमारा संविधान, अरे भैया उसे उठा के बंद कर दो, उसे करो उसके एफआईआर। जो जो उसमें संलिप्त थे उसे क्यों नहीं आप उनके खिलाफ एफआईआर कर रहे हो ना। वो किसी को बचाया जा रहा है ना, किन्हीं किन्हीं को बचाने की वो है वो। और उसके चक्कर में पूरी सजा उत्तराखंड का शिक्षक भुगत रहा है कि उसे 10 साल से उसकी पदोन्नति बाधित हो रही है। तो बहुत सारी जटिलता है। आप लगाओ, आप तो क्या क्या बोल रहे हैं, बोलने के लिए बचा नहीं है कुछ तो। जी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपकी समस्या का समाधान हो चौहान साहब। तमाम शिक्षक जो है सड़क पर रह के स्कूलों में रहें, चॉकडाउन ना करें, बच्चों का भविष्य संवारें। नहीं, चॉकडाउन नहीं करेंगे, चॉकडाउन हम विश्वास दिलाते हैं, बिल्कुल नहीं करेंगे चॉकडाउन। थोड़ा सा संवेदनशील मसला है, आपका अपना मसला भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए आप संघर्षरत रहिए। थोड़ा सा बच्चों की चिंता भी सताने बिल्कुल लगे। नहीं, मैं तो बोल दूं, मैं बहुत तासुब तो आपको कर रहा हूँ, हम कभी बच्चों को प्रभावित नहीं होने देंगे। जी जी जी। चलिए, बहुत शुक्रिया थोड़ा सा मेरे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। तो शिक्षकों की परेशानी और उस परेशानी से कैसे उनको बाहर निकाला जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सरकारें आई चली गई, लेकिन शिक्षक आज भी अपनी मांगों को लेकर कह रहे हैं कि देखिए किसी ने हमारे साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं किया, धोखा ही हुआ। लेकिन कुछ बातें हैं, राष्ट्रीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष चौहान साहब, उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। एक शासनादेश की कॉपी गायब हो गई और वो कॉपी मिल ही नहीं रही है। अब ये कैसे संभव हो सकता है? उस कॉपी को क्यों छिपाया जा रहा है? उसमें क्या गड़बड़ है? अब शिक्षक संघ वाले तो बहुत कुछ कह रहे हैं कि उसी कॉपी की जड़ की वजह से इतने लोगों का प्रमोशन रुक गया। तो सोचने और समझने वाली बात है कि बताया कुछ जाता है, छिपाया बहुत कुछ जाता है। ये राजनीति में कहते हैं और यहाँ दिखाई भी देता है। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? कमेंट करिएगा दोस्तों, बताइएगा और लोगों तक पहुँचाइएगा इस खबर को कि शिक्षक क्यों सड़कों पर हैं। आप लोगों के मन में भी सवाल होगा कि बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं, शिक्षक तो है ही नहीं बन। तो शिक्षकों की अपनी परेशानी है, लोग भी समझें कि शिक्षक कहाँ पर परेशान है, उनका जो संघ है उसके अध्यक्ष क्या कह रहे हैं। तो कमेंट करिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा, शेयर करिएगा इस चर्चा को। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। आप कह रहे हैं कि हम शिक्षकों का सम्मान करते हैं, शिक्षकों को ये दे देंगे, ये कर देंगे। इतना महत्वपूर्ण निर्णय आप लोग ले रहे हो, उसमें संगठनों को सम्मिलित नहीं कर रहे हो, शिक्षकों की भावना सम्मिलित नहीं कर रहे हो, केवल 100-150 लोगों के लिए 25,000 लोगों के हितों की बलि दे रहे हो। तो हमारे पदोन्नति के लिए तो हर बार बोल रहे हैं कि न्यायालय में क्या है, आपका ये सीनियरिटी में विवाद चल रहा है, तो एक्ट भी न्यायालय, एक्ट भी न्याय है भाई। उस एक्ट को छिन्न भिन्न करके केवल अपने लोगों को देहरादून ला रहे हैं। अगर कुछ इसमें मानी कुछ शंका होगा या कुछ गलत होगी तो ये माननीय न्यायालय के अधीन मान